हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, यानी कि ऐसे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे कभी ना कभी शॉर्ट नोट्स ज़रूर पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ इनसे आपको MCQ में भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये सारे टॉपिक्स जो आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑब्टूरेटर के बारे में। तो ऑब्टूरेटर जो है, इससे आपको शॉर्ट नोट देखने को मिल सकता है, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड MCQ भी आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इसके थ्योरेटिकल कंटेंट को देखते हैं ताकि हमको चीजें आसानी से समझ में आए। सो यहाँ पर आप ये जो दोनों डायग्राम्स देख रहे हो, दोनों ही ऑब्टूरेटर से रिलेटेड हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वाले डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ये है ऑब्टूरेटर, जो कि आपको ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड पर देखने को मिलता है। और इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ये या तो प्लेसेंटा की सेल से ओरिजिनेट करता है या फिर फ्यूनिकल की सेल से, और कुछ केसेस में ये इंटीगुमेंट की सेल से भी इसका ओरिजिन होता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ इसका जो मेन फंक्शन है वो ये होता है कि ये पोलन ट्यूब को गाइड करने का काम करता है, यानी कि ये एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट करता है जिसको फॉलो करते हुए पोलन ट्यूब उसी डायरेक्शन में मूव करती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस डायग्राम में आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है ऑब्टूरेटर। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइक्रोपाइलर एंड पर, ये है ऑब्टूरेटर। और बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये इनर इंटीग्यूमेंट है, ये न्यूसेलस है, और ये सेंटर में आपको एम्ब्रियो सैक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो अब हम थ्योरेटिकल कंटेंट को देख लेते हैं। ऑब्टूरेटर बेसिकली क्या है? ओव्यूल में पाया जाने वाला वो स्ट्रक्चर है जो कि आपको माइक्रोपाइल एंड पर देखने को मिलता है, और इसका मेन काम होता है कि ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को डायरेक्ट करने का काम करता है। और इसके साथ साथ ये जो है ये फ्यूनिकल से भी ओरिजिनेट हो सकता है या फिर प्लेसेंटा से भी ओरिजिनेट हो सकता है, और कुछ केसेस में ये इंटीगुमेंट से भी ओरिजिनेट होता है। तो ऑब्टूरेटर्स जो हैं इनमें आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, चाहे उनके ओरिजिन के बेसिस पर हो, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हो, एनाटॉमी के बेसिस पर हो, या वो किस तरीके से डेवलप हो रहा है उसके बेसिस पर हो। तो ऑब्टूरेटर्स में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। यूजुअली जो ऑब्टूरेटर्स होते हैं वो कहाँ से? प्लेसेंटा वाले रीजन से ओरिजिनेट करते हैं और माइक्रोपाइल वाले रीजन की तरफ जाते हैं, और माइक्रोपाइल वाले रीजन में जाकर ये जो न्यूसेलस वाला पोर्शन होता है वहाँ पर उस पर फिट हो जाते हैं एक हुड या एक कैनोपी की तरह। कुछ केसेस में जो इनर इंटीगुमेंट है वो भी ऑब्टूरेटर का फॉर्मेशन करती है, और उस केस में हम उस ऑब्टूरेटर को इंटीगुमेंट्री ऑब्टूरेटर के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा मारियोकार्पा और ल्यूकोसाइट में। इसके साथ साथ ऑब्टूरेटर की सेल्स एक सरफेस एक्सुडेट भी प्रोड्यूस करती हैं जो कि पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन और केमिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये टिल्टन और हॉर्नर ने रिपोर्ट किया था 1980 में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूसेलर बीक। कुछ केसेस में क्या होता है, जो न्यूसेलस है वो बीक शेप्ड यानी कि चोंच के आकार का आपको दिखाई देता है, और ये जो न्यूसेलर बीक है ये आपको माइक्रोपाइल वाले रीजन से बाहर निकलती हुई भी दिखाई देती है। और कुछ रेयर केसेस में जब ये न्यूसेलर बीक बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है तो ये क्या करती है, ये इंटीगुमेंट्स के बियॉन्ड भी एक्सटेंड कर सकती है कुछ रेयर केसेस में। तो आपको ये न्यूसेलर बीक कौन कौन से मेंबर्स में देखने को मिल सकती है? आपको ये कुकुरबिटेसी, यूफॉर्बिएसी और पॉलीगोनेसी के मेंबर्स में देखने को मिल सकती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडोथीलियम, जिसे हम इंटीगुमेंट्री टेपटम के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ओव्यूल में पाया जा रहा है और इसका नाम रखा गया है इंटीगुमेंट्री टेपटम। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये शॉर्ट नोट के पर्पज से और MCQ के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो आपको न्यूसेलस वाले रीजन में एम्बेडेड दिखाई देता है, और न्यूसेलस का मेन काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। लेकिन लगभग 65% एंजियोस्पर्म्स के केस में ये जो न्यूसेलस है ये पहले ही डीजेनरेट हो जाता है एम्ब्रियो सैक के मैच्योरिटी
रीच करने से पहले पहले ये न्यूसेलस पूरा डिजेनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक इनर इंटीग्यूमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। और इस केस में क्या होता है, जो इनर इंटीग्यूमेंट की लेयर है, अंदर वाली जो लेयर है, वो डिफ्रेंशिएट होकर एक नई लेयर का निर्माण कर लेती है, जिसे हम कहते हैं इंडोथीलियम। तो इंडोथीलियम क्या है, इंडोथीलियम एक लेयर है जो कि इनर इंटीग्यूमेंट से बनी हुई है और ये एम्ब्रियो सैक को सराउंड करती है उस कंडीशन में जब न्यूसेलस पूरा खत्म हो चुका होता है। सो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, ये है इंटीग्यूमेंट्री टेपटम का, जिसे हम इंडोथीलियम के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो क्या रहा है, जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के सेल्स डीजेनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट इनर इंटीग्यूमेंट के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से जो इनर इंटीग्यूमेंट है, इनर इंटीग्यूमेंट के सेल्स ही एक लेयर बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्री टेपटम या फिर इंडोथीलियम, जिसका मेन फंक्शन होता है एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम और है, इसमें भी आप देख सकते हो, ये फ्लैक्स का ओव्यूल है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एम्ब्रियो सैक है। और इस एम्ब्रियो सैक को सराउंड करते हुए ये जो आपको यहाँ पर ये सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स हैं इंडोथीलियम की सेल्स, या जिन्हें हम इंटीग्यूमेंट्री टेपटम भी कह सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा ऊपर की ओर जाओ तो यहाँ पर आपको जो सेल्स दिखाई दे रही हैं, ये ऑब्टूरेटर की सेल्स हैं। यहाँ पर जो आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये ऑब्टूरेटर की सेल्स हैं। तो इस तरीके से आप इस पिक्चर में ऑब्टूरेटर और इसके साथ साथ इंडोथीलियम दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हो। और ये डायग्राम है मैच्योर फ्लैक्स ओव्यूल का। इसके साथ साथ इंडोथीलियम की सेल्स प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई शो करती हैं, रेडियल सेल एक्सपेंशन शो करती हैं और कभी कभी इंडोपॉलीप्लॉइडी भी शो करती हैं। आपको याद आ रहा होगा कि ये सारे फीचर्स तो आपने टेपटम के केस में पढ़ रखे थे, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था, जो कि एंथर में पाया जाता है। इसी वजह से इस इंडोथीलियम को इंटीग्यूमेंट्री टेपटम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके सेल्स टेपटम की तरीके का बिहेवियर शो करते हैं और इनका मेन काम होता है एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। तो ये है आपका इंडोथीलियम या इंटीग्यूमेंट्री टेपटम। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइपोस्टेज एंड इपीस्टेज की। इन दोनों से आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, डिफरेंस बिटवीन हाइपोस्टेज एंड इपीस्टेज, और इसके साथ साथ इससे आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइपोस्टेज और इपीस्टेज के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बाद हम इसका थ्योरेटिकल कंटेंट देखेंगे। तो हाइपोस्टेज बेसिकली क्या है, हाइपोस्टेज एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो आपको इंटीग्यूमेंट्स के पॉइंट पर देखने को मिलता है। इंटीग्यूमेंट्स जहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं उसके पॉइंट पर सेंटर में आपको एक ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई देता है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि चैलाजल एंड पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है इसको हम हाइपोस्टेज कह सकते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये आपको एम्ब्रियो सैक के जस्ट नीचे दिखाई देता है। इन सेल्स की खास बात ये होती है कि ये सेल्स जो होती हैं ये थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, जिनमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत पुअर होता है। और बहुत सारे वर्कर्स के अलग अलग व्यूज हैं इस चीज को लेकर कि इनका फंक्शन क्या होता होगा, इस हाइपोस्टेज का फंक्शन क्या होता होगा। तो वैन टीघम जिन्होंने सबसे पहले इस हाइपोस्टेज को डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था, उनका ये मानना है कि ये जो हाइपोस्टेज की सेल्स हैं ये एम्ब्रियो सैक को इसकी पोजीशन पर रखने में हेल्प करती होंगी, ताकि ये एम्ब्रियो सैक नीचे की ओर ना चला जाए। तो ये जो हाइपोस्टेज की सेल्स हैं ये एम्ब्रियो सैक को एक बैरियर की तरह या एक बाउंड्री की तरह उसकी पोजीशन में रोकने का काम करती होंगी। इसके अलावा कई वर्कर्स हैं और सबका अलग अलग व्यू है इन हाइपोस्टेज के फंक्शंस को लेकर, जिनको अभी हम डिस्कस भी करेंगे। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इपीस्टेज के बारे में। इपीस्टेज बेसिकली क्या है, इपीस्टेज एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, न्यूसेलस का ही एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, जो कि आपको माइक्रोपाइलर एंड पर देखने को मिलता है। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स आपको एम्ब्रियो सैक के ऊपर की ओर देखने को मिलता है, इसीलिए इसको इपीस्टेज कहा जाता है। और यही माना जाता है यहाँ पर भी कि ये जो इपीस्टेज की सेल्स हैं ये एम्ब्रियो सैक को इसकी लोकेशन में, इसके प्रॉपर प्लेस पर रखने में हेल्प करती होंगी, ताकि ये एम्ब्रियो सैक इधर उधर ना हो। तो ये बेसिकली है हाइपोस्टेज एंड इपीस्टेज।
तो अगर हम बात करें हाइपोस्टेज की, तो हाइपोस्टेज क्या है? हाइपोस्टेज एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो आपको एम्ब्रियो सैक के नीचे देखने को मिलता है और ये इंटीगुमेंट्स के ओरिजिन पॉइंट पर अराइज करता है। जहाँ से इंटीगुमेंट्स ओरिजिनेट हो रहे होते हैं वहाँ पर आपको ये ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलता है और एम्ब्रियो सैक के नीचे वाले पोर्शन पर ये ग्रुप सेल्स का प्रेजेंट होता है। इसमें आपको थिक वॉल्ड लिग्निफाइड सेल्स देखने को मिलती है जिनमें की जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता है। अगर हम बात करें तो ये जो हाइपोस्टेज है ये यूफोर्बिएसी, एपिएसी, लोरेंथेसी और ओनाग्रेसी में रिपोर्ट किया गया है। इनके मेंबर्स में इस टाइप के सेल्स को रिपोर्ट किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोस्टेज के फंक्शन के बारे में। तो इसको लेकर कई वर्कर्स ने अलग अलग व्यूज़ दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले वैन टीघम ने 1901 में इस सेल्स को, इन ग्रुप ऑफ सेल्स को देखा था और उन्होंने ही ये टर्म दिया था हाइपोस्टेज। और उनका ये मानना था कि ये जो हाइपोस्टेज के सेल्स हैं ये एक तरीके का बैरियर या बाउंड्री बना रही हैं जो कि एम्ब्रियो सैक को ओव्यूल के बेस पर जाने से रोकती है। तो नीचे की तरफ क्योंकि ये हाइपोस्टेज प्रेजेंट होता है तो ये एम्ब्रियो सैक को उसकी पोजीशन पर फिक्स रखने में हेल्प करता है, एक बाउंड्री और बैरियर की तरह, ताकि ये जो एम्ब्रियो सैक है ये ओव्यूल्स के बेस पर ना चला जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जोहानसन ने 1928 में ये सजेस्ट किया था कि हो सकता है कि ये जो हाइपोस्टेज है ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता हो। सीड में जब सीड बन जाता है उस वक्त ये जो हाइपोस्टेज है ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता होगा। अगर हम बात करें वेंकट राव की 1953 और टिल्टन की 1980 की, तो इन्होंने कहा कि ये जो हाइपोस्टेज है इसका जो चीफ फंक्शन होगा वो ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको पहुंचाने का काम ये करता होगा और कुछ केसेस में ये स्टोरेज टिश्यू की तरह भी वर्क करता होगा। इसके अलावा बोमेन ने 1984 में ये कहा कि जो हाइपोस्टेज है वो कुछ इंजाइम्स या हार्मोन सेक्रेट करता होगा जो कि एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता होगा मैच्योर सीड्स में। और हाइपोस्टेज आपको ज़ोस्टेरा के केस में देखने को मिलता है अच्छी तरीके से। अब अगर हम बात करें तो जितना भी अभी तक हमने फंक्शंस वाले पोर्शन में देखा वो पूरा थ्योरेटिकल फॉर्म में आपने देखा। आप उसको अपने आंसर्स में फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ताकि आपका आंसर और इफेक्टिव दिखे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो फ्लो चार्ट है इसमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अभी आपने पीछे पढ़ी हैं, बट ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स को और इफेक्टिव भी बना सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फंक्शंस हैं। वैन टीघम ने 1901 में कहा कि ये जो हाइपोस्टेज है ये एम्ब्रियो सैक को ओव्यूल के बेस पर जाने से रोकता है क्योंकि ये एक तरीके का बैरियर या बाउंड्री की तरह फंक्शन करता है। जॉनसन ने 1928 में कहा कि हाइपोस्टेज जो है वो वाटर बैलेंस को स्टेबलाइज करने का काम करता है रेस्टिंग सीड्स की कंडीशन में। वेंकट राव और टिल्टन ने कहा कि ये जो हाइपोस्टेज है ये न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसलोकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा और इसके साथ साथ कुछ केसेस में ये स्टोरेज टिश्यू की तरह भी फंक्शन करता होगा। इसके साथ साथ बोमेन ने 1984 में कहा कि हाइपोस्टेज कुछ इंजाइम्स या हार्मोन्स प्रोड्यूस करता होगा जो कि मैच्योर सीड्स में एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हाइपोस्टेज के इतने फंक्शंस अलग अलग वर्कर्स ने बताए हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की जो कि है इपीस्टेज। इपीस्टेज को भी वैन टीघम ने ही ऑब्जर्व किया था। सो वैन टीघम ऑब्जर्व द ओकेशनल प्रेजेंस ऑफ हाइपोस्टेज लाइक टिश्यू इन द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के माइक्रोपाइलर पार्ट में उन्होंने एक ग्रुप ऑफ सेल्स को देखा और उसको उन्होंने टर्म दिया इपीस्टेज क्योंकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स एम्ब्रियो सैक के ऊपर प्रेजेंट था माइक्रोपाइलर पार्ट में, इसलिए इसका टर्म उन्होंने दिया है इपीस्टेज। और यहाँ पर जो न्यूसेलस की सेल्स हैं वो आपको थिक वॉल्ड या सुबराइज्ड कंडीशन में देखने को मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है जो इपीस्टेज है वो एक तरीके का न्यूसेलर कैप बनाता है, यानी कि न्यूसेलस के अराउंड एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जो परसिस्ट भी करता है और आपको एडवांस स्टेजेस में दिखाई भी देता है। अगर हम बात करें इपीस्टेज के एग्जाम्पल्स की तो ये आपको देखने को मिलेगा कास्टालिया में, कॉस्टस में और निकोलेरिया में। जो इपीस्टेज है और जो हाइपोस्टेज है दोनों ही आपको फैमिली कॉमलिनेसी के मेंबर्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें
करें इपीस्टेज के फंक्शन की, तो माना जाता है कि जो इपीस्टेज है उसका भी यही फंक्शन है कि वो एम्ब्रियो सैक को उसकी प्रॉपर लोकेशन पर रखने में हेल्प करता है। एक बैरियर की तरह इपीस्टेज भी वर्क करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस्पर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलता है। तो होता क्या है, ज्यादातर केसेस में जो न्यूसेलस है वो सीड वाली स्टेज आते आते पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, वो अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके पूरी तरीके से डीजेनरेट हो जाता है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको न्यूसेलस दिखाई देता है, यानी कि मैच्योर सीड्स में जब न्यूसेलस परसिस्ट कर रहा होता है और न्यूट्रिटिव टिश्यू की तरह फंक्शन कर रहा होता है, तो उसे हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। और आपको ये पेरिस्पर्म फैमिली पाइपरेसी, एमरंथेसी, जिंजिबेरेसी और कैनेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है। इसके सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल है फैमिली पाइपरेसी का एक मेंबर जो कि है ब्लैक पेपर, जिसे हम पाइपर नाइग्रम के नाम से जानते हैं। इसमें आपको पेरिस्पर्म बहुत अच्छे से दिखाई देता है और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसको याद कर लीजिए कि ब्लैक पेपर में पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। ऐसे टैक्सा जहां पर पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है वहां पर इंडोस्पर्म बहुत रिड्यूस्ड कंडीशन में पाया जाता है और देखा गया है कि ये इंडोस्पर्म क्या करता है, इंडोस्पर्म पेरिस्पर्म से फूड एब्जॉर्ब करता है और ये एम्ब्रियो को वो फूड मटेरियल और वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है ऐसी कंडीशन में। अब यहाँ पर हम कुछ और स्पेशल स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं जिनसे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जैसे कि एरिल, एरिलोड एंड कैरेंकल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एरिल की। एरिल को माहेश्वरी ने 1950 में देखा था और इन्होंने एरिल को डिफाइन किया एज अ न्यू स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्यूल एंड फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ थर्ड इंटीग्यूमेंट। माहेश्वरी जी ने यहाँ पर ये कहा कि जो एरिल है वो एक नया स्ट्रक्चर है जो कि ओव्यूल के बेस से अराइज करता है और उसको इन्होंने थर्ड इंटीग्यूमेंट के बराबर माना है। इसके साथ साथ ये जो एरिल है ये एक कॉलर लाइक आउटग्रोथ है जो कि या तो फ्यूनिकुलस से अराइज करती है या आउटर इंटीग्यूमेंट से, या कुछ केसेस में दोनों से अराइज करती है और ये ओव्यूल को पूरी तरीके से सराउंड कर लेती है फर्टिलाइजेशन स्टेजेस के दौरान। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की एरिल के, तो आपको एरिल देखने को मिलता है लीची के केस में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको मिरिस्टिका यानी कि नटमेग के केस में भी आपको एरिल देखने को मिलता है और एस्फोडेलस के केस में आपको एरिल देखने को मिलता है। एरिल बेसिकली फ्लैशी सीड अपेंडेजेस होते हैं जो कि अलग अलग कलर्स के भी होते हैं ताकि एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके। और जैसा कि हमने आपको बताया एरिल्स में अराइज फ्रॉम फ्यूनिकल, आउटर इंटीग्यूमेंट और बोथ। तो एरिल के केस में लीची का एग्जाम्पल तो आपने बहुत सुना होगा, बट यहाँ पर हम आपको एक इंटरेस्टिंग सा न्यू एग्जाम्पल बताते हैं जो कि है मिरिस्टिका का। मिरिस्टिका यानी कि जो नटमेग का फ्रूट होता है, इसके केस में जब आप फ्रूट को ओपन करते हो तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक है एरिल, तो ये जो फ्रूट है जब आप फ्रूट को ओपन करोगे तो उसमें आपको ऑरेंज कलर का मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि यहाँ पर है एरिल, और ये बेसिकली है मेस, जिसे हम हिंदी में जावित्री कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम मेस कहते हैं। तो ये जो ऑरेंज स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ये एक्चुअली में एरिल का एक एग्जाम्पल है जिसे हम हिंदी में जावित्री कहते हैं। तो एक्चुअली में ये एरिल का एग्जाम्पल है और इसे हम इंग्लिश में मेज कहते हैं, हिंदी में जावित्री कहते हैं। और सेंटर में जो आपको सीड दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं नटमेग और हिंदी में इसे हम बोलते हैं जायफल। तो जायफल और जावित्री इन दोनों का ही यूज हम अपने किचन्स में करते हैं, खाना बनाते वक्त मसालों की तरह इनका उपयोग किया जाता है। तो आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो जावित्री है ये एरिल का एक एग्जाम्पल है। मिरिस्टिका के सीड में जो ऑरेंज कलर की मेम्ब्रेन हमने आपको दिखाई वो एरिल का एग्जाम्पल थी जो कि था मेस। और इसके साथ साथ ये जो है यहाँ पर जो एरिल डेवलप करती है वो फ्यूनिकल से डेवलप करती है और पूरे सीड को इन्वेलप कर लेती है जैसा कि हमने आपको बताया भी। नेक्स्ट है एरिलोड। एरिलोड को पीजल ने 1957 में देखा था और इनका मानना ये था कि जो एरिलोड है ये आउटर इंटीग्यूमेंट की टिप से अराइज करती है और नीचे की तरफ ग्रो करते करते पूरे सीड को ये कवर कर लेती है। तो यहाँ पर एरिल और एरिलोड में ये डिफरेंस है कि जो एरिल है वो फ्यूनिकल वाले पार्ट से अराइज होता है और पूरे ओव्यूल को सराउंड कर लेता है, जबकि जो एरिलोड है ये ऊपर से स्टार्ट होता है
टिप से स्टार्ट होता है इसका डेवलपमेंट और ये नीचे की तरफ जाकर पूरे सीड को कवर कर लेता है। तो ये आपको यहाँ पर मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है एरिल और एरिलोड में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे वीडियो के लास्ट पॉइंट की, जो कि है कैरंकल, जिसे हम स्ट्रोफियोल के नाम से भी जानते हैं। और ये आपको कैस्टर यानी कि रिसिनस कम्युनिस के केस में देखने को मिलता है। ये बनता कैसे है? ये जो कैरंकल है ये बनता है आउटर इंटीग्यूमेंट की सेल्स के इनलार्ज होने की वजह से। जब आउटर इंटीग्यूमेंट के सेल्स इनलार्ज हो जाते हैं तो ये कैरंकल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो कैरंकल है ये आपको माइक्रोपाइलर रीजन में देखने को मिलता है। और यूफोर्बिएसी के जो मेंबर्स हैं उनके सीड्स में ये कैरंकल ज्यादातर केसेस में रिपोर्टेड है। अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की तो माना जाता है कि ये जो कैरंकल है ये सीड्स के डिस्पर्सल में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड्स के द्वारा जो सीड डिस्पर्सल होता है उसमें कैरंकल का इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये जो कैरंकल है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और उसको एम्ब्रियो तक पहुंचाता है सीड जर्मिनेशन के वक्त। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो कैरंकल है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो इस तरीके से आज हमने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक ही वीडियो में डिस्कस कर लिया। जितने भी टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करे उन सब से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इसके साथ साथ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।